चलिए बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। एन इलेक्टोरल पाइवट दैट रीस्टोर्स ब्राजील्स डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे ब्राजील के अंदर इलेक्शन हुए और इलेक्शन के अंदर वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है लूला डा सिल्वा, जिनको यूनिवर्सली जाना जाता है लूला के नाम से। सो ही डिफीटेड फार राइट इनकम्बेंट प्रेसिडेंट दैट इज बोल्सोनारो। बोल्सोनारो को हरा दिया गया है। यहाँ पे बेसिक डिस्टिंक्शन मैं आपको दोनों के बीच में बता दूं तो लूला जो है वो सेंटर लेफ्ट की तरफ से आते हैं और बोल्सोनारो जो है वो राइट की तरफ से आते हैं। बोल्सोनारो को हम मान सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी से आते हैं और लूला जो है वो सेंटर लेफ्ट, मतलब आप बोल सकते हो कि वो थोड़े से जो है सोशलिज्म की तरफ झुकाव रखते हैं, उस तरीके से वो अपनी आइडियोलॉजी को देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये बताया गया है कि किस तरीके से बोल्सोनारो की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही खराब काम कर रही थी और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उसने क्रिएट कर दी थी ब्राजील के अंदर। वहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें बार बार अटैक किया जा रहा था। उसके अलावा होमोफोबिया को फैलाया जा रहा था, गन कल्चर को सेलिब्रेट किया जा रहा था और इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया गया कि जितने भी स्लम डुवेलर्स हैं वो सारे क्रिमिनल्स हैं और ड्रग ट्रैफिकर्स हैं। उसके अलावा जो अमेजोन है उसके भी डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी। और अगर बोल्सोनारो के पास दूसरी गवर्नमेंट आ जाती, सेकंड उनके पास टर्म आ जाती, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती और जितना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बचा है वो भी चला जाता। अब जो पार्टी आई है लूला ड सिल्वा की, ये बहुत ही बढ़िया पार्टी है और इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है 2003 से लेके 2014 तक। इन्होंने सोशल राइट्स को एक्सपांड किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से वेलफेयर के लिए काम किया। इनको सपोर्ट मिलता है ब्लैक क्लास का और उसके साथ साथ वुमन का। ऐसी सोसाइटी जो पैट्रियार्कल है उसमें वुमन इन्हें सपोर्ट करती है। इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। इन्होंने सोशल राइट्स को इंक्रीज करने का काम किया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम किया और जो अमेजोन का डिस्ट्रक्शन हो रहा था उसकी रेट को भी कम कर दिया। बट उसके साथ साथ इस चीज को अगर हम देखें तो इन्होंने ब्राजील की डेमोक्रेसी को भी बहुत ज्यादा एम्पावर किया, उसे बढ़िया तरीके से स्ट्रेंथन किया। हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा काम हुआ है तो वो यही हुआ है। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन की। तो इलेक्शन के अंदर बहुत ही नैरो विन मिली है मिस्टर लूला को, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि उन्हें 51.9% वोट मिले और बोल्सोनारो को 48.1% वोट मिले। बोल्सोनारो ने कोविड-19 को बहुत ही बुरी तरीके से मिसमैनेज किया। उसके अलावा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे भी उन्होंने अटैक किया। उन्होंने ऐसे मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जो कि क्वालिफाइड नहीं थे किसी भी तरीके से, और भी अलग अलग तरीके के उन्होंने जो है ब्लंडर्स किए। ये चीज हम साफ साफ देख पा रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें कंजर्वेटिव्स का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला और इसके पीछे रीजन ये है कि उन्होंने गे मैरिज को अपोज किया, अबॉर्शन को अपोज किया। ये सारी चीजें जो है क्रिश्चियन आइडियोलॉजी और हम बोल सकते हैं क्रिश्चियन रिलीजियस टेक्स्ट के अनुसार मेल खाती हैं। तो जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस हैं उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया और इस चीज का हम परिणाम देख पाते हैं अक्टूबर 2 को, जब हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा मात्रा में उनके लिए भी वोट गिरे और उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। अब बात कर लेते हैं उनकी रिएक्शनरी पॉलिटिक्स का कि किस तरीके से उन्होंने जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ब्राजील के अंदर। सबसे पहले जुडिशियरी और ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पहुंचाई, उसकी पावर को रिड्यूस कर दिया। पुलिस फोर्स को जो है अनलीश कर दिया, उन्हें जितनी पावर दे सकते थे वो उन्होंने दी। ये बेसिकली किसको फाइट करने के लिए, तो स्लम पॉपुलेशन को फाइट करने के लिए। इन्होंने एग्रो बिजनेस को फ्री हैंड दे दिया और वो एंटी एनवायरमेंट एजेंडा था इनका। मतलब जितना एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो सकता था इन लोगों ने किया, ये चीज हम देख पा रहे हैं। उसके अलावा बहुत तरीके की अलग अलग पॉलिटिकल वायलेंस यहाँ पे देखे गए। सोशल मीडिया पे डिस इन्फॉर्मेशन की तो हद नहीं है और व्हाट्सएप पे इस तरीके की चीजें वायरल हो रही थी जिसकी हम बात भी क्या करें। इसके अलावा जो प्रीचर्स थे वो भी ओपनली सामने आए और उन्होंने बोल्सोनारो के लिए कैंपेन किया कि इन्हें वोट डाला जाना चाहिए क्योंकि ये क्या है, ये चर्च की तरफ है। इस तरीके की चीजें वहां पे हमने देखी। मीनवाइल एक चीज तो 100% श्योर है कि बोल्सोनारो के ना होने से पब्लिक स्फीयर के अंदर अब हेट स्पीच कम हो जाएगी और जो डिबेट्स हैं वो वापस किस पे आ जाएंगे, सोशल पॉलिसीज पे, इकोनॉमी पे, प्रोटेक्टिंग द अमेजोन पे और इन सारी चीजों के ऊपर आ जाएंगी। इवन तो कांग्रेस के अंदर और बाकी जगह भी रिप्रेजेंटेशन है एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप का, बट उसके अलावा भी मिस्टर लूला के पास काफी जगह है कि वो अपना आराम से काम कर सकते हैं। कैसे कह रहा हूं मैं ये, सबसे पहले तो उन्हें क्या करना है कि जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था उसे वापस वैसे ही लेके आना है। दैट टू स्पेशली इन हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर ब्यूरोक्रेसी।
और उसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज। ये इनका जो है एक मत होना चाहिए, इनका पहला काम इस तरफ होना चाहिए। दूसरी चीज, बोल्सोनारो द्वारा किए गए कामों का फायदा उठा सकते हैं लूला। कैसे? क्योंकि कोविड-19 ने फोर्स कर दिया था बोल्सोनारो को कि वो ज्यादा कैश इंजेक्ट करें, इसीलिए उन्होंने एक स्कीम चालू की जिसका नाम है बोल्सा फैमिलिया। अब इसी चीज को वो अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, इसको ब्रॉड बेस कर सकते हैं और ये चीज देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सोशल वेलफेयर इंक्लूड करें इसके अंदर। जो बोल्सोनारो हैं उन्होंने तो पैट्रिमोनियल अलायंस यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश की। वो ये बताना चाहते थे कि मैं आपका लीडर हूं और मैं आपको ये दे रहा हूं, बट इसी चीज को और एक्सपांड करते हुए, डेमोक्रेसी को एक्सपांड करते हुए सोशल राइट्स की तरह दे सकते हैं लूल आई। सो ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं? सबसे पहले तो ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि ये जो रिवर्सल है एज ऑफ रिएक्शन का, जो ऐसी गवर्नमेंट्स आई ओवर द वर्ल्ड, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे जा रही हैं। दूसरी चीज ये बताती है कि जो इंस्टीट्यूशंस को हम बोल रहे हैं कि वो फेल हो चुके हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे, वो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव नहीं है और एक ग्रेट लीडर को हमारे सामने लाके खड़ा कर देना चाहिए। तो ये चीज साफ साफ दर्शाता है कि किस तरीके से जो है वापस उसे रिवर्स किया गया, वापस उसे लिया गया। तो यहाँ पे हम क्लियरली ये पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से एक एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट जो ब्राजील के अंदर थी वो चली गई है और अब आए हैं सेंटर लेफ्टिस्ट मिस्टर लूला। अब आगे देखते हैं कि इनका काम किस तरीके से होता है और कैसा होता है। बहरहाल इस पूरे एडिटोरियल को आप इस तरीके से देखिए कि ये दो आइडियोलॉजीज के बीच में बताई गई बातें हैं कि किस तरीके से एक आइडियोलॉजी परफॉर्म करती है और किस तरीके से दूसरी आइडियोलॉजी परफॉर्म करती है, प्रोवाइडेड इफ द लीडर इज हैविंग क्लियर एंड फेयर इंटेंशंस। चलिए अब बात कर लेते हैं द यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसे हम यूसीसी भी कहते हैं। तो ये किस तरीके से वापस लाइमलाइट के अंदर आया है और किस तरीके से वापस इस पे चर्चा शुरू हुई है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऑन अक्टूबर 29 गुजरात उन स्टेट्स के साथ आ गया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कर रहे हैं। गुजरात होम मिनिस्टर हर्ष संघवी और यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला ने अनाउंस किया कि गुजरात जो है इस तरीके की एक कमेटी बनाएगा हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, जो इस चीज को इवेल्युएट करेंगे कि किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। अब ये जान लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स बताई गई और किस तरीके की डिबेट हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया आर्टिकल 44 इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे इसके बारे में चर्चा की गई है। और क्या इंफॉर्मेशन बताई गई है? कहा गया है स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आपको अगर मैं सिंपल शब्दों में बता दूं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आप ऐसा समझिए, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन सारी चीजों के लिए हम एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बना देंगे, लॉज बना देंगे, जो किसी भी तरीके से पर्सनल लॉ के रिलेटेड नहीं होगी। आप मैरिज करिए, आप मैरिज किसी भी तरीके से करिए, उसे रजिस्टर कराइए, आपको हिंदू रिचुअल से करना है या किसी और रिचुअल से करना है, आप कर सकते हैं, बट सबकी कंडीशन सेम होंगी। जिन कंडीशंस के अंडर मैरिज हुई है वो सेम होगी। डिवोर्स के सारे कंडीशन सेम होंगे। अडॉप्शन और इनहेरिटेंस कि किसे क्या मिलना चाहिए, ये सबके लिए समान होंगे। भारत के जितने भी नागरिक हैं सबके लिए ये चीज जो है सेम होगी। बट आर्टिकल 44 और पार्ट 4 के बारे में एक स्पेशल चीज है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये किसी भी तरीके से एनफोर्सिएबल नहीं है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल किसके लिए? गवर्नेंस के लिए, इंडिया की गवर्नेंस के लिए। एक बहुत बड़ी डिबेट ये हुई कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। तो इस चीज को सेटल किया गया बाय वोट, जिसके अंदर 5/4 के रेशियो से ये चीज सामने आई कि इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ही इंक्लूड किया जाना चाहिए। सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल डिसाइडेड दैट सिक्योरिंग अ यूसीसी वाज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स के स्कोप के अंडर नहीं आता। बहुत सारे लोगों ने अपनी रिजर्वेशंस भी बताई, जैसे कि मेंबर नजरुद्दीन अहमद जो बंगाल से थे, उनका कहना था कि मैं किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता कि इस तरीके की कोई चीज हिंदुस्तान के अंदर ना आए। बट पहली चीज तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो है आर्टिकल 25, जो उस समय पे आर्टिकल 19 था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये उसके खिलाफ जाता है, ये उसके अगेंस्ट में जाता है। तो अभी नहीं, हमें इसे ग्रेजुअली इंपोज करना चाहिए, धीरे धीरे जो है इस चीज को लाना चाहिए।
बट के एम मुंशी के इसके ऊपर अलग विचार थे। उन्होंने कहा कि ये किसी भी तरीके से फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ नहीं जाता है, रादर कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है कि हम सेक्युलर एक्टिविटीज को मेंटेन कर सके सोशल वेलफेयर के लिए। उन्होंने कहा इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हम भारत की अखंडता और संप्रभुता को एक तरीके से रख सके और उसके अलावा वुमन के लिए इक्वेलिटी की बात कर सके। उन्होंने कहा कि अगर हम पर्सनल लॉस को ही देखते हैं फॉर इनहेरिटेंस सक्सेशन, तो ये किसी भी तरीके से नहीं हो पाता कि हम जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमन के साथ उसे एलिमिनेट कर सकते। ये चीज उन्होंने बताई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस पे कुछ अपना अलग ही व्यू था। उन्होंने कहा कि ये प्योरली वॉलेंट्री होनी चाहिए, जिसको अपने आप एक्सेप्ट करना है वो कर ले और जिन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है वो रहने दे। सो ये मेयरली प्रपोज किया गया है कि स्टेट को ऐसा कुछ करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी सिटीजन्स पे ये लगाया जाए और एक तरीके से लगाया जाए। तो ऐसे अमेंडमेंट जो आए कि पर्सनल लॉस को प्रोटेक्ट किया जा सके यूसीसी के अंडर, तो वो चीज हटा दी गई, उन अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसके पीछे मेन पर्पज ही वो नहीं था। अगर पूरा पर्पज ही खराब हो जाता है किसी अमेंडमेंट की वजह से, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं रह जाता। अब क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हमारे सामने आते हैं उनके बारे में हम एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर मोस्टली जो क्रिमिनल और सिविल मैटर्स, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्ट, जिसके अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि स्टेट ने बहुत ज्यादा अमेंडमेंट किया है और स्टेट ने बहुत अपनी तरीके से जो है उसके अंदर चेंजेस लाए हैं। तो क्या मीनिंग रह जाता है जब स्टेट ऑलरेडी उसके अंदर चेंज ला सकता है? तो यहाँ पे भी हम उस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे कि वन नेशन वन लॉ, ये तो हो ही नहीं पा रहा है। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फ्रेमर्स जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कभी ऐसा चाहते ही नहीं थे कि पर्सनल लॉ को यूनिफॉर्म रखा जाए। रीजन भी क्योंकि पर्सनल लॉ को रखा गया है एंट्री 5 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लॉज बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकता है तो सेंटर भी बना सकता है। ये चीज हम क्लियरली देख पाते हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाना ये हमारा एम नहीं था उस समय पे। दूसरी चीज बताई गई है कि कोडिफाइड पर्सनल लॉ भी ऐसा नहीं कर रहे कि वो होमोजीनियस पर्सनल लॉ बन जा रहे हैं कि सारे हिंदूज एक ही पर्सनल लॉ के थ्रू जो है डील किए जा रहे हैं। हिंदू कोड बिल हमारे सामने आया था जिसका बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ और जिसको बाद में डाइल्यूट करके 4 एक्ट बनाए गए, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट, गार्डियनशिप एक्ट और उसके साथ साथ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इन 1950s। हम ये चीज देख पा रहे हैं कि सारे हिंदूज एक ही लॉ के थ्रू गवर्न है, ऐसी कोई भी तरीके की कंडीशन हमारे सामने नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्कॉलर फैजान मुस्तफा ने ये चीज बताई कि हिंदू के अंदर क्लोज रिलेटिव्स के अंदर मैरिज जो है प्रोहिबिटेड है बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955, बट इसे ऑस्पिशियस माना जाता है साउथ इंडिया में। अब ये इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले नहीं थी, ये कहाँ से लाए हैं उसकी भी मैं कोई पुष्टि नहीं करता, बट यहाँ पे दिया गया है तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। इवन द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 मेड सेवरल कॉम्प्रोमाइज एंड कुड नॉट मेक द डॉटर अ को पार्सिनर टिल 2005 तक उन्हें किसी भी तरीके से जो है लीगल राइट नहीं मिला कि वो प्रॉपर्टी के अंदर अपना हिस्सा ले सके, और वाइफ को अभी तक ये अधिकार नहीं मिला कि वो प्रॉपर्टी के अंदर अपना शेयर मांग सके, इनहेरिटेंस मांग सके। सिमिलरली जब हम बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की, शरीयत एक्ट जो 1937 में पास हुआ था, वो भी पूरे इंडिया में इक्वली एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पे जो है कस्टमरी लॉ प्रिवेल कर रहा है और उसके अलग अलग वेरिएंट्स हम देख सकते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स देख पाते हैं। उसके अलावा कई अलग अलग सेक्ट है मुस्लिम्स के जो अलग अलग अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, और ट्राइबल्स की तो बात ही अलग है क्योंकि इतने अलग अलग तरीके के रिलीजन है ट्राइबल्स के अंदर जिनके ऊपर अभी भी हम जो है रिसर्च कर सकते हैं। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है। 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोवा जो है एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। गोवा एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, जो चीज हम ये देख पाते हैं कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्लोरिश कर सकता है। तो इसे डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गोवा सिविल कोड जो है वो पोर्टुगीज लेके आए थे 1867 के अंदर, जिसके अंदर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि पॉलीगैमी जो है वो अलाउड है यहाँ पे हिंदूज के लिए, बट शरीयत एक्ट जो मुस्लिम्स के लिए उसे एक्सटेंड नहीं किया गया गोवा के अंदर। गोवा के अंदर जो मुस्लिम है उन्हें गवर्न किया जाता है पोर्टुगीज लॉ से एज वेल एज शास्त्रिक हिंदू लॉ द्वारा। द कोड गिव्स सर्टेन कंसेशंस टू कैथोलिक्स एज वेल। कैथोलिक्स को जो है वहां पे कंसेशंस दी जाती हैं। कंसेशंस क्या क्या दी गई हैं? कैथोलिक्स को अपनी मैरिज को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, और जो कैथोलिक प्रीस्ट जो हैं
वो उस मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं जो कि चर्च के अंदर हुई है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी के प्रपोजल आएंगे उसके अंदर इस तरीके से हम सारी चीजों को बनाएंगे कि जो बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें हर एक रिलीजन की, उनको लिया जाएगा और उन्हें टेलर कर दिया जाएगा मॉडर्न टाइम के अनुसार। तो इसका मतलब ये है कि कुछ मुस्लिम प्रैक्टिसेस जो हैं वो अब हिंदू कम्युनिटी पे लाई जाएंगी और वाइस वर्सा उसका। तो क्या इसका कोई भी तरीके से अपोजिशन नहीं आएगा? क्या लोग इसे यूजुअली ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे वो करते हैं? तो ये चीज सोचने वाली बात है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। इन मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम जजमेंट ऑफ 1985 बहुत ही बढ़िया जजमेंट रहा है और बोल सकते हैं हम एक लैंडमार्क जजमेंट रहा है, जिसके बाद जो कंडीशंस बनी उसे शायद वापस रोल बैक कर लिया गया, बट उसके अलावा भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर। तो अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज जाके इसके जजमेंट को एक बार जरूर पढ़िएगा, जिसके अंदर ये बात की गई थी कि डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमन जो है वो मेंटेनेंस मांग सकती है कि नहीं मांग सकती, जिसके ऊपर अपना वर्डिक्ट देते हुए उन्होंने जो है अमेंड किया सीआरपीसी को, और उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर भी उन्होंने चेंजेस बताए और कहा कि इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए यूसीसी। 1995 सरला मुदगल जजमेंट के अंदर भी उन्होंने इस चीज को जो है रीइंस्टेट किया कि आप यूसीसी लेके आए, और 2019 पोलो कोटिन्हो केस, इसके अंदर भी कहा गया कि इस चीज को लेके आया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लेके आया जाए। 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की लॉ कमीशन को कि बताइए हम जो चाहते हैं एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना, यहाँ पे 1000 तरीके के पर्सनल लॉ हैं और हम चाह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो। 185 पेज की इसके ऊपर उन्होंने जो है एक रिपोर्ट बोल सकते हैं वो सबमिट की गवर्नमेंट को, जिसके अंदर यह बताया गया कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो नेसेसरी नहीं है और किसी भी तरीके से सेकुलरिज्म का जो फॉर्मूला है वो यूनिफॉर्मिटी पे नहीं चलता। उन्होंने सिंपली कहा कि अभी तो ना ये नेसेसरी है और डिजायरेबल नहीं है, मतलब आप ऐसा समझिए कि ये नेसेसरी तो नहीं है, उसके अलावा ये टाइम भी सही नहीं है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ सकें। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स है, तो आप एक काम कीजिए कि उन्हें प्रॉपर प्रॉपर तरीके से एकदम छानबीन करिए और उन्हीं में सिर्फ अमेंडमेंट करिए। उसके अलावा कमीशन ने कहा कि मैरिज और डिवोर्स के रिगार्डिंग हम यूनिफॉर्मिटी के तरफ जा सकते हैं और एज जो है मैरिज की उसे 18 फिक्स कर देना चाहिए, और एक अडल्ट्री को ग्राउंड बनाओ कि इसी के ऊपर जो है तलाक हो सकता है, इसे ग्राउंड बना दीजिए। तो अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इसके ऊपर उसको जान लेते हैं। यूसीसी जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत पुराने समय से रहा है, वो हर बार बोलते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बट बहरहाल जिस तरीके की कंडीशन चल रही है उसके अनुसार यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने पार्लियामेंट में कहा कि फिलहाल हमारा कोई भी प्लान नहीं है ऐसा कोई पैनल बनाने का जो इस चीज के ऊपर देख सके। उन्होंने 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जो है रिक्वेस्ट की है कि वो इस इशू के ऊपर अपनी पूरी छानबीन करें और रिपोर्ट सबमिट करें, और 22nd लॉ कमीशन का हाल फिलहाल में कोई भी गठन नहीं हुआ है। तो हम इस चीज से एक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ सकते हैं, एक पूरी इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं और एक आइडिया बना सकते हैं कि किस तरीके की कंडीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके प्रिवेल कर रही है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरीके की डिबेट्स हुई। ब्रिंग बैक ओल्ड पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज राइट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया कि आप जो है ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लेके आइए, और जो 1/1/2004 से न्यू पेंशन स्कीम आई है, जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने 2003 में डिसाइड किया था कि अब हम ओल्ड पेंशन स्कीम को विड्रॉ करेंगे और नई पेंशन स्कीम लाएंगे, उसे हटा दीजिए। रीजन क्या है इसके पीछे, उन्होंने सबसे पहले बताया गया है कि जो ओरिजिनली हमें मिलता था मात्र उसका 15% ही एज अ पेंशन मिल रहा है। इसकी वहां पे जो है इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं इसके लिए। सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल शेयर किया है एक ऐसे ऑफिसर का जो 13 साल बाद रिटायर हुआ और जिसकी पे स्केल कितनी थी, 30,500। अब उसको पेंशन में कितना मिल रहा है, 2,417 रुपीज, और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उसको कितना मिलता, तो उसे मिलता 15,250 रुपए। एक है 2,417 और दूसरा है 15,250। अब दोनों के अंदर आप डिफरेंस देख लिए कैसे जमीन आसमान का डिफरेंस है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया ऐसे इंसान का जिसकी पे थी 34,300 और उसे पेंशन मिली 2,506 रुपीज,
जो कि एक्चुअली उसकी कितनी होनी चाहिए, जो उन्होंने 15 साल सर्विस में दिए हैं तो उसकी पेंशन होनी चाहिए थी 17,150 रुपए। तो ये यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो नो गारंटीड एनपीएस है इसे वापस लिया जाए और जो पुरानी हमारी पेंशन स्कीम थी उसे वापस रिस्टोर किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने वाला है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा के ऊपर। बताने वाले हैं कि क्या ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहले 5 जजेस की बेंच है जिसको लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित। अब ये किस तरीके से आया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो ये आया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसके थ्रू ये क्लियरली बताया गया कि 10% रिजर्वेशन जो है अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, बट जिसके अंदर उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल चुकी है, दैट इज एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को इसके एम्बिट के अंदर नहीं लाया जाएगा। तो इसको चैलेंज किया गया और इसके अंदर 3 इश्यूज को जो है क्वेश्चन किया जाएगा, उन्हें परखा जाएगा। सबसे पहले, क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है। दूसरी चीज, क्या ये इक्वालिटी के कोड को डिस्क्रिमिनेट करता है, क्या यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है कोई भी तरीके से। तीसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या ये मेरिट बेस्ड फॉर्मूला के अगेंस्ट जा रहा है, क्या हम इस चीज को प्रमोट कर करके मेरिट को नीचे ला रहे हैं। ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा।